हेलो 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 हेलो। तो मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार हमारे विजय सीरीज़ में। और आपको पता है कि विजय सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेबस है उसमें हर चैप्टर को हम वन शॉट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम विजय सीरीज़ में फिजिक्स का देखने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन, राइट। ग्रेविटेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे ग्रेविटेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें हम थोड़ा समरी टाइप उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और वैसे भी हमने मतलब वेदांतु ने आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाई है। जैसे यहाँ पर अपने तत्व बुक सीरीज़, जितने भी हमारे 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तत्व बुक की सीरीज़ है। इसमें आपका एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसमें चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। और अभी यहाँ पर 30% ऑफ चल रहा है। आपको बहुत ही आसानी से ये बुक्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके सभी लोग इसको परचेस कर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पे पोस्ट में जाकर भी आप इस पोस्टर को देख सकते हैं और यहाँ से लिंक उठा करके आप ऑर्डर कर सकते हैं ये बुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो हमारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं, राइट, उनके लिए हमने पेड बैच भी लाई है, न्यू बैच। और हमारी जो 12th की बैच है वो है शौर्य बैच। तो न्यू और शौर्य अगर आप दोनों साथ में लेना चाहते हो तो हमारे पास में 2 ईयर का भी प्लान है, और अगर आप 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हो तो हमारे पास 1 ईयर का भी प्लान है। मतलब 11 के लिए न्यू बैच है, उसमें जो एक प्राइम सीरीज़ है, इसके अंदर आपको 3499 रुपीज़ में आपको ये न्यू बैच मिल जाने वाली है। उसके बाद में इसमें है इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी मतलब यहाँ पर होता है आपके बुक्स वगैरह आपको चीज़ें मिल जाती है। और इन्फिनिटी प्लस यहाँ पर है। तो इन्फिनिटी प्लस में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी प्लस में आपको एक मेंटर दिया जाता है। जो मेंटर है आपको साल भर गाइड करता है कि इस महीने क्या करना है, इसके बाद में क्या करना है, कितना आपका प्रिपरेशन हुआ, आपने टेस्ट दिए तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी वो मेंटर गाइड करता है पूरे साल भर। इस तरीके से काम की जाती है इसमें चीज़ें। ओके, ये 1 ईयर का प्लान है, ये अपना 2 ईयर का प्लान है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IB सेट की एग्ज़ाम है। तो IB सेट की एग्ज़ाम ये ऐसी एग्ज़ाम है कि अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो वेदांतु में अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो हर कोर्स में आपको 90% तक ऑफ वहाँ पर मिल सकता है, राइट। चलिए, तो ये अपनी पूरी सीरीज़ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा कोई ग्रेविटेशन, तो इसमें कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सारे पॉइंट लिख करके देने वाला हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रेविटेशन क्या है, ओके। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन क्या है बेटा, है ना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारे फिजिक्स में 3-4 चीज़ें हैं। इसमें है मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स नाम की चीज़ अपने फिजिक्स के अंदर है, जो अभी आप पढ़ रहे हो। आप 10th में आपने जो भी पढ़ा, मतलब वर्क है, एनर्जी है, उसके बाद में न्यूटन के लॉज है, लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती है, ये सारी चीज़ें आती है किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स के अंदर हम किसकी बात करते हैं, मैकेनिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि हमने कितना फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद में बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, ये सारी चीज़ें आती है मैकेनिक्स के अंदर। अब आप देख सकते कि हम यहाँ पर ये मैकेनिक्स का पूरा ब्रांच बन जाता है। इसके अंदर न्यूटन के लॉज आ जाते हैं, इसके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, इसके अंदर पुली आ जाती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती है। अब फोर्सेस की यहाँ पर बात होने वाली है, और फोर्सेस का जो परिणाम होता है बॉडी के ऊपर, उसकी बात यहाँ पर होने वाली है। तो बेटा फोर्सेस जो है कितने टाइप के है ना। अब फोर्सेस को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भैया फ्रिक्शनल फोर्स है, तो वो कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ ग्रेविटेशन फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है। इस तरीके से मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि हमारा एक फोर्स है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक फोर्स बहुत ही वीक है। इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग, वीक फोर्स ऐसे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले किस फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, है ना। तो मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है। मतलब मैकेनिक्स क्या कहता है कि फोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अ बॉडी, कि फोर्स का बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पूरा स्टडी मैकेनिक्स के अंदर आता है, ओके। अब फोर्सेस कौन कौन से हमने फोर्सेस पढ़े हैं, हमने यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं। तो हमने 10th में पढ़ा ग्रेविटेशन नाम का हमने फोर्स पढ़ा। अब ग्रेविटेशन क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बताने की जरूरत नहीं है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशन। उसके बाद में हमने जो फोर्स पढ़ा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में हमने बात की है। मतलब चार्जेस के कारण जो फोर्स तैयार होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी फोर्स हो रहा है। मान लीजिए कि हमने किसी वायर के अंदर से करंट को पास किया तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और बाकी जो चीज़ें हैं उसके सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो गया, मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया, तो ये सारे फोर्स के टाइप्स हैं, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें वीक फोर्सेस की बात होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात होती है।
अब आप बोले सर ग्रेविटेशन वीक है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, तो अब देखते हैं अभी ग्रेविटेशन वीक है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपने पास में है, यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स देखो यहाँ पर क्या बोला है कि अर्थ है ना, मतलब ग्रेविटेशन एक अलग ही चीज़ है। क्या बोला, ऑलवेज अट्रैक्टिव लॉन्ग रेंज फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस, weakest fundamental force act along line joining two bodies, force of attraction between any two object having mass is called gravitational force, earth attract object toward itself, sun attracts planet, है ना। यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात की गई है, ये सारी बातें तो बहुत सिंपल है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक एक बात आपको बताता हूँ, मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ग्रेविटेशन में कैसा होता है कि ग्रेविटेशन में कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी बात है, अगर बॉडी को मास है, अगर बॉडी के पास में मास है, बॉडी के पास में अगर मास है तो उसके पास में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात खत्म हो गई। अगर दो बॉडीज यहाँ पर मैंने लिए, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, दोनों का अगर मास है तो उस मासेस कारण, मास होने के कारण जो फोर्स तैयार होता है बॉडीज के अंदर, वही है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब देखो कितनी एक फंडामेंटल चीज हो गई। मास, सबके पास मास है ना। और यहाँ पर अलग अलग बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, कि जमीन के ऊपर है, जो अर्थ के ऊपर जो चीजें उसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल, है ना। आपने बायोलॉजी में वर्ड सुना होगा एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। ओके, अब टेरेस्ट्रियल फिजिक्स के अंदर क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब पूरे अर्थ के ऊपर जो चीजें है वो टेरेस्ट्रियल चीजें हो गई। और एक होती है सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल मतलब क्या, कि जो अंतरिक्ष में जो चीजें हैं वो सेलेस्टियल चीजें हो गई। सन हो गया, अर्थ हो गया, ओके, उसके बाद में स्टार्स हो गए, उसके नेब्यूलाज हो गए, उसके बाद में कॉमेट्स हो गए, ये सारी चीज क्या है, सेलेस्टियल चीजें। तो ये जो ग्रेविटेशन का चीज है ना, अगर बॉडी के अंदर मास है तो बॉडी चीजों को अट्रैक्ट करती है, एक सिंपल सा रूल है। लेकिन हमें ये भी नहीं पता था, है ना। हमें पता है कि हमने कोई चीज को उठाया, उसको ऊपर फेंका तो नीचे आएगा, चलो सबको पता है, सब कुछ सब देख रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो यही तो है, यही तो अंडरस्टैंडिंग। देखो बाकी कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग मेन चीज होती है कि भैया तुम कैसा अंडरस्टैंड करते हो, कैसा समझते हो चीज़ों को, वही है तुम्हारा, वही पूरा नॉलेज होता है। इसके ऊपर सारी कहानी घूमती रहती है। ओके, तो अगर बॉडी के अंदर मास है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, अट्रैक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम चार्जेस के साथ में कंपेयर करें इसको, अगर हम इसको चार्जेस के साथ में कंपेयर करें तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा। मान लो दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मान लो दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है ना। अगर दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेता हूँ कि, है ना, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर देखो, इसको मैं इसके साथ में कंपेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक बॉडी है, फिर यहाँ पर एक बॉडी है, दोनों के बीच में इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा ग्रेविटेशन में होता है क्या, नहीं, ग्रेविटेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रेविटेशन में मास सब कुछ है, मास है तो अट्रैक्शन है, बाकी चीजें छोड़ दो, वहां पर कोई रिपल्शन नाम की चीज होती नहीं। यही डिफरेंस होता है जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, जो चार्जेस के बीच में है वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर फॉर्मूला देकर के किसी ने वैल्यू उसका निकाला है तो कूलम ने निकाला है। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला कैसे बनाया गया है कि हमने बोला कि ये पहली बॉडी है, ये अपने पास दूसरी बॉडी है, इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर हमने बोला इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला न्यूटन ने जो दिया है वो एक्चुअली ऐसा ही है, F = m1 m2 डिवाइडेड बाय r1 का स्क्वायर। न्यूटन ने इतना ही फॉर्मूला दिया है। न्यूटन ने क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसी चीज है। लेकिन भैया इसमें यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट हम लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को खोजने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हेनरी कैवेंडिश ने किया है। न्यूटन की डेथ के 70 साल के बाद में ये कांस्टेंट निकला है। आज जो हम इसको इतना इजीली लेते हैं ना, आज हम इतना इजीली इसको लिखते हैं F = G, यहाँ पर हम लिखते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये बहुत पहले मतलब न्यूटन ने इतना ही फॉर्मूला दिया था, G बहुत बाद में आया और आज हम इसको बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन G हेनरी कैवेंडिश ने न्यूटन सर की डेथ के 70 साल के बाद में उसका वैल्यू डिस्कवर किया था।
ओके, तो यहाँ पर कैपिटल जी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैपिटल जी की अगर मैं बात करता हूँ तो कैपिटल जी के अंदर एक होता है अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, मेरे पास 10 किलोग्राम की एक बॉडी है और मेरे पास 20 किलोग्राम की एक बॉडी, समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास 10 किलोग्राम की बॉडी है, 20 किलोग्राम की बॉडी है, इसके बीच में कुछ किसी ने मुझे बोला कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन का वो निकालो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे एफ लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 यहाँ पर मैं लेता हूँ इंटू पहली बॉडी का मास कितना है 10 किलोग्राम, दूसरी बॉडी का मास कितना है 20 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस कितने है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 2 मीटर है, तो 2 मीटर का यहाँ पर मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो देखते कुछ होता है क्या? 6.67 इंटू 10⁻11 यहाँ पर आएगा 10 और है ना 10 इंटू 20, मतलब ये हो गया 200, 200/4 ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पर तो हम बाकी जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन इसका वैल्यू देखो ना आप, 6.67 इंटू 10⁻11 और 200 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 50। समझ में आ रहा है कितना आ रहा है? 50 ये 50 आ रहा है, 50 कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। समझा गोलू, समझा? कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50, है ना, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो ऐसी बात है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मैं लिखता हूँ 5 और इंटू मैं लिखता हूँ 10⁻1। लेकिन मुझे देखो ना यहाँ पर कि 10⁻11 यहाँ पर 10⁻1, मतलब यहाँ पर -11 यहाँ पर 1, अगर मैं इंडेक्स के रूल के अकॉर्डिंग -11 + 1 करूँ तो यहाँ पर 10⁻10 आएगा। तो आप देख सकते कि ये इतनी छोटी वैल्यू है, ये इतनी कम वैल्यू है कि भैया इसके कंपैरिजन में यहाँ पर मैं बहुत बड़ा मुझे नंबर लेना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर ये 10⁻11 कैंसिल होने वाला है। 10⁻11 होने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐसा जुगाड़ आना चाहिए कि उसकी पावर 10⁻20 होना चाहिए, तब जाकर के ये कुछ न्यूट्रलाइज होगा, अदरवाइज ये न्यूट्रलाइज भी नहीं हो रहा है। समझ रहा है तुम समझ रहे हो? अदरवाइज ये न्यूट्रलाइज भी नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? अदरवाइज क्या हो रहा है? ये न्यूट्रलाइज भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइज। तो ये कितना भी अगर इसको बड़ा वैल्यू ले लिए हम तो ये छोटा ही रहता है वैल्यू, इसलिए इसको वीक फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा निगेटिव है, इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसमें हम अगर 200 किलोग्राम, मान लीजिए 200 किलोग्राम का आदमी है, 200 किलोग्राम का आदमी, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। 200, 400, 500, 1000 किलोग्राम भी लिया तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, क्योंकि इतना छोटा निगेटिव वैल्यू है, इसलिए तो वीक फोर्स है। लेकिन ये कब दिखता है अपने को? मान लीजिए कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट कर रहा है, उस केस में अपने को दिखता है वो। मान लो अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, उस केस में यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये कुछ कम होगा, इसका जो छोटा इतना वैल्यू है ना, तब जाकर के ओवरकम होने वाला। इसीलिए हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मैं कैमरा मेरे सामने, मैं इसको अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ क्या? नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसा होता है। ओके, ऐसी चीज़ें होती। क्यों? हम क्यों अट्रैक्ट कर नहीं पा रहे? क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ऐसा। ओके, चलो ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, डायमेंशन। ओके, चलो इसके डायमेंशन भी हम देख लेते हैं। जैसे हम बोले कि यहाँ पर G है ना, यहाँ पर हम बोलते हैं कि F = कैपिटल G, यहाँ पर मैं बोलता हूँ m1 m2/r²। तो अगर इसके मुझे डायमेंशन निकालने तो मैं यहाँ पर देता हूँ F इंटू मैं करता हूँ r का स्क्वायर, यहाँ पर मैं लेता हूँ m1 इंटू m2 और यहाँ पर लेते हैं कैपिटल G, है ना, कैपिटल G। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्स का जो है, फोर्स होता है मास, फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब mL1 (10⁻²) mL1 (10⁻²), m होता है L1 होता है 10⁻² होता है, ये फोर्स का डायमेंशन है। उसके बाद में यहाँ पर देखो फिर से r मतलब लेंथ आ गया, फिर से एक बार इसका मैं लेता हूँ L⁻² लेता हूँ यहाँ पर मैं, और फिर यहाँ पर डिवीजन में मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं किलोग्राम, है ना, फिर भी यहाँ पर मास का स्क्वायर आने वाला है, m1 और m1 मास का स्क्वायर आने वाला है। इतना हमने कर लिया, इतनी बातें क्लियर हो गई। ओके, इतना क्लियर हो गया, इतनी हमने बातें क्लियर कर ली। चलो अब आगे हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना, इसको मॉडिफाई करते हैं तो m, यहाँ पर m का स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो ये m⁻1 बनने वाला है ना।
ये बनेगा m⁻⁻1। ओके देखो, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m⁻⁻m बनने वाला है। अब l की अगर बात करें तो देखो L1 है, L2 है ना, L1 और L2, तो ये बन गया L⁻3, मतलब L का क्यूब बन गया। बचा क्या, टाइम, तो टाइम देखो, टाइम के लिए कुछ है नहीं कैंसिल करने वाला, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 बचेगा। इस तरह से पूरा इक्वेशन काम करने वाला है, m⁻⁻1 L³ T⁻²। ओके, इस तरीके से चीज़ें काम करने वाली। चल अभी हम बात करते हैं केपलर्स लॉ की, है ना। अभी ग्रेविटेशन में एक और चीज़ आता है बहुत बढ़िया सा, और वो बढ़िया सा चीज़ है केपलर्स लॉ, है ना। अभी केपलर्स लॉ क्या होता है, केपलर्स लॉ आपने टेम ने बहुत पढ़ा है, केपलर्स लॉ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। तो केपलर्स लॉ में बात ऐसी होती है कि केपलर्स लॉ में बात ऐसी होती है कि प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है ना, इलिप्टिकल पाथ में, और ऐसा लगता है कि सन उसके वन ऑफ द फोकस पे है ना। आप बोलोगे सर फोकस मतलब क्या होता है, फोकस मतलब क्या होता है, देखो ये अगर अपना सर्कल है तो सर्कल के पास में एक सेंटर रहेगा। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सेंटर की डेफिनेशन क्या है, सेंटर की डेफिनेशन ऐसी है कि ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से हम अगर एक लाइन निकाले सर्कल पे किसी पॉइंट पर, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला। सर्कल के जो पूरा कर्व है सर्कल का, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट, उसका अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकाले तो वो सेम रहेगा। ये सेंटर की डेफिनेशन है। लेकिन अगर मैं फोकस की बात करूँ कि इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स में कैसा होता है, देखो मान लीजिए आपने ऐसा कोन ले लिया, ओके, मान लीजिए आपने ऐसा कोन ले लिया। अब कोन लेने के बाद में मान लीजिए आपने इस कोन को इस तरीके से कट किया, थोड़ा स्लैंट होकर के अगर आपने इसको कट किया, तो इसके अंदर जो शेप बनेगा वो इलिप्स का होता है शेप, है ना, वो इलिप्स का शेप होता है। अब अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करके ये फोकस क्या होता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो करना क्या, मान लीजिए आपने इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया है ना, इसके कर्व के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट लिया, तो आप इसका डिस्टेंस यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से, है ना, मतलब ये फोकस है पहला, ये दूसरा फोकस है। तो ये डिस्टेंस ले लिया आपने, ये डिस्टेंस ले लिया आपने, दूसरा पॉइंट लिया, फिर आपने ये डिस्टेंस ले लिया, फिर आपने ये डिस्टेंस ले लिया। ओके, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो ये फोकस ऐसी चीज़ होती है, मान लीजिए मैं ए लेता हूँ AF1 प्लस मैं लेता हूँ AF2, ये अगर मैंने डिस्टेंस ले लिया, तो B अगर मैं BF1 करता हूँ और मैं अगर BF2 करता हूँ, तो ये डिस्टेंस, तो ये एक एडिशन और ये एक एडिशन, इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। ऐसे पोजीशन पर ये फोकस होता है, समझ में आ रहा है। ये दो फोकस ऐसे पोजीशन पर होते हैं कि हम अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले ले, तो यहाँ से हम यहाँ पर एक डिस्टेंस बना ले, यहाँ से हम यहाँ पर डिस्टेंस बना ले, यहाँ पर हमने C पॉइंट ले लिया, तो हमने C से F1 ले लिया, फिर हमने C से F2 ले लिया, तो ये दोनों का हमने एडिशन किया। और बाद में अगर मैं बोलता हूँ कि AF1 प्लस मैं बोलता हूँ AF2, अगर मैंने ऐसा लिया, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये सेम होता है, इनकी एडिशन सेम होती है। CF1 प्लस CF2 इसकी एडिशन कैसी हो गई, AF1 प्लस AF2 के बराबर। ऐसे पोजीशन पे ये फोकस होते हैं इलिप्स के अंदर, ये होता है इलिप्स। बाकी इसको एक्सप्लेन बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है। पहले एक 12th में चैप्टर होता था कोनिक्स, है ना, कोनिक्स नाम का चैप्टर होता था पहले, ओके, तो उसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया जाता था। ओके, तो अभी मुझे लगता है थोड़ा चैप्टर का नाम बदल गया होगा, लेकिन इलिप्स तो होगा आपको शायद, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये चीज़ें आपको होगी। अब होता ये है, केपलर ने ऑब्जर्व किया था कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ऐसा लगता है कि सन उस इलिप्स के एक फोकस के ऊपर है। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड। ये केपलर का फर्स्ट लॉ है ना, केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये है केपलर का फर्स्ट लॉ, ये केपलर का फर्स्ट लॉ इस तरीके से काम करता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो केपलर का सेकंड लॉ आता है। केपलर का सेकंड लॉ हम यहाँ पर देखते हैं, केपलर के सेकंड लॉ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है, केपलर का जो सेकंड लॉ है वो एरिया की रिलेटेड है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, टेंशन मत लो, मैं आपको लिख करके देता हूँ। केपलर सेकंड लॉ, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, मतलब पॉइंट्स बहुत सारे, तो मैंने उसको लिख लिया था, बस एक उसकी लिस्ट बनाई थी ताकि मैं पॉइंट्स, मतलब एक के बाद एक पॉइंट्स में ले सकूँ, है ना। यहाँ पर मैंने केपलर सेकंड लॉ अगर यहाँ पर मैंने लिया है, तो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कि अपना ये
प्लैनेट जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, प्लैनेट जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, यहाँ पर आपका सन है, राइट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज तरीके से घूम रहा है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो प्लैनेट है ना, मतलब प्लैनेट अगर यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ पर है, तो वो यहाँ से यहाँ पर चला गया, ए से बी पर चला गया, वो प्लैनेट कहाँ से कहाँ पे चला गया, ए से बी पर चला गया, है ना। तो हमने क्या बोला कि एक लाइन हमने तैयार कर ली, है ना, एक हमने लाइन तैयार कर ली, ए सन से लेकर के ए तक हम पहुँच गए, यहाँ से लेकर के हम बी तक पहुँच गए। तो देखिए, है ना, इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो हमने एरिया यहाँ पर लिया है ना, यहाँ पर हमने एक एरिया लिया है ना, जो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। सन से लेकर के प्लैनेट तक ये जो हमने लाइन खींची है इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर मान लीजिए कि एक महीने में 1 मंथ के अंदर अगर मैं ए से बी तक पहुंच गया, अगर मैं एक महीने के अंदर अगर मैं ए से बी पर पहुंच गया, तो ये जो एरिया है इसको मैं काउंट करके रखता हूँ। मैंने बोला ये जो एरिया है इसको मैंने बोला ए। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ से यहाँ पर गया, मान लीजिए ये पॉइंट सी है और मैं सी से डी पर गया, है ना, मैं सी से कहाँ पर गया, डी पर गया, मैं सी से कहाँ पर गया, डी पर गया, है ना, ऐसी बात है। तो ये देखो, ये जो हमने एरिया यहाँ पर कवर किया है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर भी टाइम लगा 1 मंथ का, यहाँ पर भी 1 मंथ का टाइम लगा है। 1 मंथ के अंदर आप सी से डी पर पहुँच गए, 1 मंथ के अंदर आप ए से बी पर पहुँच गए। तो यहाँ पर जो टाइम मिल रहा है अपने को, मतलब यहाँ पर भी जो एरिया है वो एरिया क्या है, वो एरिया ए है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और ए इक्वल हो गया, ए और ए क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, तो पोजीशन वेक्टर होता है जो प्लैनेट को सन से जोड़ता है, वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो ये जो रेशो है इसको लिखा जाता है इस तरीके से कि A1 और A2 कैसा हो गया, सेम हो गया। मान लीजिए A1 था, ये A2 था, अगर टाइम सेम है तो पोजीशन वेक्टर इक्वल एरिया कवर करने वाला, हो गया, ऐसी बात यहाँ पर तैयार होने वाली। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं A1 = A2 हमने लिया। दूसरी बात यहाँ पर हम करते हैं, दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, A1 = A2 हो गया। A1 = A2। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से लिखने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा, चेंज इन एरिया ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बनेगा कांस्टेंट। ये है केपलर का, मतलब केपलर के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये है केपलर का सेकेंड लॉ। ओके, उसके बाद में क्या बोला गया है, केपलर का थर्ड लॉ। अभी हम बात करने वाले केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। तो केपलर थर्ड लॉ में क्या कहता है ना, केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कि, है ना, मान लीजिए कि प्लैनेट घूम रहा है इस तरीके से, प्लैनेट इस तरीके से घूम रहा है, सन कह रहा हूं, ये अपना सन है और यहाँ पर अपना प्लैनेट है। अभी प्लैनेट क्या कर रहा है, घूम रहा है, सन कह रहा हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इलिप्टिकल पाथ में कभी प्लैनेट सन के बहुत क्लोज रहता है और कभी सन से वो दूर रहता है, ऐसी यहाँ पर चीज़ें होती है ना, ऐसा होता है ना। तो हमने क्या बोला कि कभी पास रहता है, कभी दूर रहता है, कभी पास रहता है, कभी दूर रहता है प्लैनेट। तो हमने बोला कि काम करते हैं, इसका एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है, हमने बोला कि वो डिस्टेंस कितना है, हमने बोला डिस्टेंस है r, हमने बोला डिस्टेंस बोला कि वो डिस्टेंस r है। ओके, और पूरा अगर ये घूम रहा है तो टाइम पीरियड कितना कितना, कैपिटल T। अगर ये घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल T है ना, समझ में आ रहा है। और ये घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड है कैपिटल T। मतलब प्लैनेट को सन का चक्कर लगाने के लिए जो समय लगेगा वो कैपिटल T इतना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम और आर का हम यहाँ पर एक रिलेशन तैयार करते हैं। वो रिलेशन इस प्रकार से बनेगा कि T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता है ना। मतलब टाइम पीरियड है ना, जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का रोटेशन का, जो टाइम पीरियड है प्लैनेट के रोटेशन का, और जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस, इसका एक रिलेशन यहाँ पर बनता है T² प्रोपोर्शनल टू R³। ओके, टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये एवरेज डिस्टेंस के क्यूब को प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा इसमें बोला गया है। ये है केपलर्स का थर्ड लॉ, ये है केपलर्स का थर्ड लॉ।
ओके, ऐसी बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। तो यही है केप्लर के तीनों लॉज। ओके, यही है केप्लर के तीनों लॉज। अब केप्लर के तीनों लॉज हमने पहले इसलिए पढ़ते हैं हम, क्योंकि केप्लर के लॉज को यूज़ करके ही न्यूटन सर ने यहाँ पर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ग्रेविटेशन का वो दिया है ना। यहाँ पर ही केप्लर के तीनों लॉज का यूज़ करके ही न्यूटन सर ने हमको अपना खुद का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है ना वो दिया है ना। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है? 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 ये लॉ हमें ये कहता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हमें ये कहता है कि देखो कि अगर हमारे पास में दो बॉडीज़ है, ओके, तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा, अगर वो मान लीजिए कि वो डिस्टेंस d है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस केस में अगर इनके बीच में अगर कोई फोर्स लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ वो बनता है कैपिटल G, यहाँ पर m1 बनेगा, यहाँ पर m2 बनेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर बनने वाला है। कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर ये बनने वाला है इक्वेशन। समझा? ये बनेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन सर ने दिया हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये है। क्लियर हो गई बात? ऐसा होता है, यही है वो लॉ। यहाँ पर कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, चलिए, और यहाँ पर कुछ चीज़ें अपने को दी गई है। हाँ, चलो ये भी हो गया अपने पास ये भी हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले आपको मैं एक डेरिवेशन करके देता हूँ तैयार, कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन को यहाँ पर तैयार करते हैं, तो देखो कि ये अपनी अर्थ है, और फिर ये अपना प्लैनेट है, यहाँ पर ये अपनी अर्थ है, ये अपना प्लैनेट है। ओके, उसके बाद में ये बन गया अर्थ का सेंटर, तो अभी हमने क्या किया? इसको जोड़ दिया। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है इसका d। डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर d है। ओके, तो ये अपना सेंटर बन गया, डिस्टेंस d बन गया। यहाँ पर डिस्टेंस को मैं लेता हूँ r, मतलब क्योंकि यहाँ पे अर्थ की रेडियस हो गई ना, तो ये अपनी अर्थ है, इसका मास है कैपिटल M, यहाँ पर छोटा सा मास है जिसका मास है, एक बॉडी है जिसका मास है छोटा m, और यहाँ पर रेडियस है अर्थ की r। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला तैयार करते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला, कि मान लीजिए कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का मास और बॉडी का मास, इसके बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनने वाला है कैपिटल G, बड़ा वाला मास, छोटा वाला मास, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर बनने वाला है ना। ऐसा यहाँ पर इक्वेशन बनने वाला है, ये अपना इक्वेशन बन गया 1। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन क्या है? मास का सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कौन तैयार करेगा? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यहाँ पर एक्सेलरेशन तैयार करेगा। इसलिए यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखते हैं? जी वाला एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, लेकिन किसके कारण? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तैयार हो चुका है एक्सेलरेशन। तो फिर हमने बोला ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। हम बोलेंगे इक्वेट कर दो इसको, इक्वेट कर दो तो क्या बनेगा? देखो ज़रा, इक्वेट अगर मैं इसको करता हूँ तो ये क्या बनने वाला है? तो ये बनेगा, इक्वेट करने के बाद में कैपिटल G बनेगा, कैपिटल M बनेगा, छोटा m बनेगा, उसके बाद में r का स्क्वायर बनने वाला है, यहाँ पर छोटा m बनेगा, यहाँ पर G बनेगा। ये सारी चीज़ें होने वाली है। फिर छोटा m कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? G का फॉर्मूला यहाँ पर बनने वाला है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन तैयार होने वाला है, Gm अपॉन r स्क्वायर। छोटा g इज इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर ये बनने वाला है, Gm अपॉन r स्क्वायर ये बनने वाला है। क्लियर है बात? क्लियर है। ऐसा ये हो गया अपना इक्वेशन, g के लिए अपना ये इक्वेशन हो गया। अब ये जो इक्वेशन है तो ये बदलता है हाइट के साथ में, ये बदलता है डेप्थ के साथ में। इसके लिए हम अभी कैलकुलेशन करने वाले। चलो, तो अगर मान लीजिए हाइट की मैं बात करूँ, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे अपनी अर्थ है, यहाँ पे अपनी अर्थ है, उसके बाद में ये अपना सेंटर है, अर्थ का सेंटर है, ये अपनी अर्थ है, ये अपना सेंटर है,
और फिर हमने यहाँ पर ले लिया उसका रेडियस, यहाँ पर हमने उसको रेडियस ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर हमने क्या किया, इधर हमने लिया है हाइट, है ना, यहाँ पर हमने हाइट ले लिया कि यहाँ पर मान लीजिए छोटा, यहाँ पर एक बॉडी को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये जो है वो हाइट h है। अब इस केस में अगर मैं g की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो स्मॉल g की वैल्यू क्या बनने वाली, देखो ज़रा, यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू बनने वाली है, स्मॉल g बनने वाला है यहाँ पे gm अपॉन r प्लस h होल का स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन यहाँ पर बनता है। तो ये बनेगा ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटी एट हाइट h, ये बनेगा ग्रेविटी एट हाइट h gm अपॉन r प्लस h होल का स्क्वायर, ये बनने वाला g का फॉर्मूला। ओके, g का फॉर्मूला। और जो g है यहाँ पर वो है gm अपॉन r का स्क्वायर, gm अपॉन r का स्क्वायर, है ना। ये और अगर अर्थ के सरफेस पे अगर आप हो तो ये आपका g ये है, अगर आप थोड़ा अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हो तो आपका g ये है। तो ये है ग्रेविटी एट हाइट h, ये है ग्रेविटी एट हाइट g, मतलब ग्रेविटी ऑन द सरफेस, ग्रेविटी एट हाइट h, ऐसा ये बनने वाला। अगर इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ पर कुछ हमें मिलने वाला है, इसको हम डिवाइड करें तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे मैं GH लेता हूँ, यहाँ पे मैं G लेता हूँ, है ना, GH लिया मैंने, यहाँ पे G लिया, यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है ना, यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है, ये बनेगा यहाँ पे GM अपॉन R प्लस H होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैंने लिया GM, यहाँ पर लिया मैंने R का स्क्वायर। तो ये सारी बातें अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये क्या बनने वाला है, देखो ज़रा, सारी बातें यहाँ पर मैं कर दूँ, यहाँ पर बनेगा GM, यहाँ पर बनेगा R प्लस H होल का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर बनेगा R का स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा GM। समझ में आ रहा है। अब GM कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, GM कैंसिल अगर हो गया तो क्या बचेगा, देखो ज़रा, GM कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, देखो ज़रा, इसमें क्या बचने वाला है कि GH अपॉन G इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ बनेगा R स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा R प्लस H होल का स्क्वायर, R प्लस H होल का स्क्वायर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। इसको और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GH इज इक्वल टू G आएगा इन ब्रैकेट R अपॉन R प्लस H होल का स्क्वायर, ऐसे इसको हम लिखते हैं। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से, इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो और भी R नीचे आएगा तो GH आएगा, G आने वाला है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये 1 और ये R प्लस H, तो R प्लस H डिवाइडेड बाई R आने वाला है स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R बाई R 1, H बाई R 1, है ना, ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ऐसा भी ये हो सकता है। मतलब ये बनेगा अपना G इन ब्रैकेट ओके, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। चलो, तो ये आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस H बाई R और ये होल का स्क्वायर। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी अगर आपने रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। हाँ, ऐसा भी रखा तो चलेगा, ये रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और इसके बाद में इसको हम ओके ऐसा भी इसको रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इसमें और एक बात ऐसी भी है कि डेप्थ के साथ में कैसे G वैरी करेगा। अब बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मान लो ये अपनी अर्थ है, हम अर्थ के सरफेस पे है, ये अपना सेंटर है। अगर हम फॉर्मूला क्या कहता है, G का फॉर्मूला कहता है यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे GM आएगा, यहाँ पे R का स्क्वायर आने वाला है। हम कहते हैं कि अगर ये वैल्यू कम होती जाएगी तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लो कि हम अर्थ के धीरे धीरे हम अर्थ के सेंटर तक चले गए तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो G तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, ऐसा लगता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो डेप्थ के लिए हम थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम थोड़ा सा इसके अंदर जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ क्या करते हैं इसके अंदर, जुगाड़ में हम ये करते हैं कि मान लीजिए हम बोलते कि यहाँ पे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ की डेंसिटी है रो, अर्थ की डेंसिटी है रो, अर्थ का वॉल्यूम है V, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब हम लेते हैं, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब लेते हैं, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई। ओके, तो हम क्या करते हैं, मास की जगह पे थोड़ी और चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे तो मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
तो यहाँ पे हमने डेंसिटी लिया, यहाँ पे हमने लिया 4/3, यहाँ पे लिया हमने पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है? पाई आर क्यूब ऐसा हमने लिया। तो यहाँ पर हम इस चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने जी लिया, यहाँ पे लिया मैंने कैपिटल जी, यहाँ पर आर का स्क्वायर, और मैं एम की जगह पे ये चीज़ें रखने की कोशिश करता हूँ कि मान लो हमने अर्थ को मान लिया कि यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसकी डेंसिटी रो है, उसका वॉल्यूम इतना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4/3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई आर का क्यूब, ऐसा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या कैंसिल होने वाला है? आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? 4/3 जी पाई रो आर, जी पाई रो आर, है ना? ऐसा इक्वेशन बनने वाला है। ओके, 4/3 जी पाई आर रो, ये ऐसा इक्वेशन बनने वाला है। ओके, क्लियर है बात? ऐसा इक्वेशन बनने वाला है। ओके, तो ये बन गया अपना जी। तो यहाँ पर देखो, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं डेप्थ के लिए, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं डेप्थ के लिए। हाँ, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं डेप्थ के लिए कि मान लो कि अपनी अर्थ है, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर वो डेप्थ में चला गया, डी इतने डेप्थ में चला गया पार्टिकल, और ये उसकी रेडियस है, ये उसकी रेडियस है। तो उस केस में जी की वैल्यू क्या बनने वाली है? जी की वैल्यू बनने वाली है 4/3 कैपिटल जी पाई रो, और यहाँ पर देखो आर माइनस डी आने वाला है, क्योंकि आप डेप्थ में चले गए ना। तो डेप्थ में अगर आप चले गए तो 4/3 जी पाई रो आर माइनस डी, तो ये फॉर्मूला काम करता है डेप्थ के लिए। अगर आप जितना डेप्थ में जाओगे तो उतना वैल्यू ये घटता जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जितना आप डेप्थ में जाओगे ये फॉर्मूला घटता जाएगा ना। यहाँ पर जी डी है, यहाँ पर 4/3 है, यहाँ पर कैपिटल जी है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर रो है, और आर, मान लो कि आर इतना डेप्थ में गए, इतना डेप्थ में गए, इतना डेप्थ में गए कि डी जो है वो आपके आर के बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 4/3 कैपिटल जी, यहाँ पर होने वाला है पाई, और यहाँ पर रो, और ये आर माइनस आर क्या हो गया? जीरो। मतलब ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। मतलब अगर हम अर्थ के सेंटर में चले गए और हमें लगा कि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम डेप्थ में चले गए तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या हो गई? जीरो हो गई। वहाँ पर ग्रेविटी कैसी है? जीरो। वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर ग्रेविटी जीरो है। बच्चों को लगता है कि अरे हम अगर डेप्थ में जा रहे तो अर्थ के सेंटर में तो बहुत ग्रेविटी होगी, इनफाइनाइट ग्रेविटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओके, चल ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी होता है, जैसे हाइट, अगर मैं हाइट की बात करता हूँ ना, मतलब मान लीजिए हमने ये अर्थ लिया और फिर ये अपना रेडियस है, और फिर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे हम जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अपनी हाइट है h। तो ये हाइट बहुत मान लीजिए कि हाइट की जो वैल्यू है, हाइट जो है आर के कंपेरिजन में बहुत कम है। उस केस में क्या होगा? उस केस में थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर जी आने वाला है यहाँ पे 1 माइनस तो 2h/r। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कब? कि जब हाइट बहुत कम है और के सरफेस से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाइट आपने ले ली, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो आप ले सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि जी एच इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच होल का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ये आप यूज़ कर सकते हो। या फिर हाइट अगर बहुत कम है तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जी एच इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r। ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके, डेप्थ का आपको मैंने बताया, तो डेप्थ का ये फॉर्मूला है, इसको मैं आपको डिराइव करके देता हूँ। कि मान लो ये अपना डेप्थ का फॉर्मूला बताया था आपको मैं, है ना। तो डेप्थ के फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कि ये देखो, ये अपनी अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी है ना, उसका फॉर्मूला 4/3 जी पाई रो आर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए कि आप अंदर जा रहे हो इसके,
अब मान लीजिए आप इसके अंदर जा रहे हो, डी इतने डेप्थ पे जा रहे हो आप इसके अंदर, तो ये आपकी कंप्लीट रेडियस है और ये कंप्लीट रेडियस आपकी आर हो गई है। तो जी है ना, जी डेप्थ क्या बनेगा 4/3 बनने वाला है, यहाँ पे जी बनेगा, यहाँ पर पाई बनेगा, यहाँ पर रो बनेगा और यहाँ पर बनेगा आर माइनस डी, है ना, आर माइनस डी यहाँ पर बनने वाला। यहाँ पर आर माइनस डी बनने वाला है, यहाँ पर ये आर माइनस डी बनने वाला है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जी डी अपॉन जी, है ना, जी डी अपॉन जी अगर है, अगर जी डी अपॉन जी मैंने लिया तो उस केस में क्या बनने वाला है ना, देखो जरा क्या बनेगा, देखो जरा क्या बनने वाला है। ओके 4/3 लिया मैंने, यहाँ पे जी लिया, यहाँ पर पाई लिया मैंने, यहाँ पर रो लिया, यहाँ पर मैंने आर माइनस डी लिया। ओके ओके, तो यहाँ पर मैंने जी लिया, तो यहाँ पे 4/3 लिया मैंने, यहाँ पर जी लिया, यहाँ पर पाई लिया, यहाँ पर रो लिया, यहाँ पर आर लिया, है ना। ऐसे दो इक्वेशन मैंने तैयार की। अब इस केस में देखो क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कि जी डी अपॉन जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बचेगा आर माइनस डी बचेगा, यहाँ पर आर बचेगा। तो अगर मैं जी डी की बात करता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जी बचेगा, इन ब्रैकेट आर माइनस डी बचने वाला है, यहाँ पर आर बचने वाला है। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पर यही फॉर्मूला बताया गया है, शायद यहाँ पर है वो फॉर्मूला, देखो जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर, है ना, है ना। तो ये 1 माइनस डी बाई आर वही है फॉर्मूला, है ना। सेपरेट अगर करते हो आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस डी बाई आर डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस डी बाई आर, ऐसा। ओके और क्या बोला है यहाँ पर देखो कि अगर इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, तो अर्थ अगर रोटेट हो रही है ना तो उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है ना। इसमें कैसा होता है कंसेप्ट कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी, ये अपनी अर्थ है और यहाँ पर आपने कोई पार्टिकल लिया, यहाँ पर कोई आपने पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल जो है वो इस तरीके से घूम रहा है, मतलब अर्थ अपने ऐसी इस तरीके से घूम रही है। इसका जो रेडियस है वो हमने आर ले लिया, इसका जो डिस्टेंस है जो भी है, और फिर इस तरीके से हमने लिया है। इस तरीके से मैंने इसको लिया। ओके तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी अपने को लेना पड़ता है, मान लीजिए आर लिया है। ओके तो देखो ये अर्थ अगर गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको भी एक आउटवर्ड फोर्स फील होता है। तो उस केस में कंपोनेंट्स वगैरह ड्रॉ करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो इक्वेशन अपना बनता है वो बनता है इस प्रकार से कि जी डैश है ना, जी डैश इज इक्वल टू बनेगा अपना जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। ओके मतलब ये सारा अर्थ के रोटेशन का यहाँ पर खेल है कि अर्थ का जो रोटेशन है उसके कारण जी अफेक्ट होता है। जो नया वाला जी डैश बनता है तो वहाँ पे मुझे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके तो ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और लैम्बडा क्या है, लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब कौन से लैटिट्यूड पे वो पार्टिकल है, वो लैटिट्यूड यहाँ पर है लैम्बडा। ओके तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की यहाँ पर बात की गई है। बाकी ये पोल इक्वेटर आपको पता है ना, पोल इक्वेटर का आपको पता है ना कि अगर हम पोल की बात करें तो आपको पता चलेगा कि मैं ये अपनी अर्थ है, अगर आप ये अपना अर्थ का सेंटर है तो ये इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल अगर रेडियस ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्रेविटी कम हो जाएगी। पोलर रेडियस जो होती है, पोलर रेडियस जो है उसमें पोलर रेडियस कम होती है तो यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है। इक्वेटर पे कम होती है, पोलर पे ज़्यादा हो जाती है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करते हैं। फील्ड मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। फील्ड मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मान लो यहाँ पर कि एक पार्टिकल है, मतलब यहाँ पर मास है, उसने अपना ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करके रखा हुआ है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर बताओ कितना फोर्स है, हम बोलते हैं यहाँ पर कितना फोर्स है, हम बोलते हैं यहाँ पर कितना फोर्स है। तो फोर्स निकालना है तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे अगर फोर्स निकालना है तो हम क्या करने वाले, अगर फोर्स यहाँ पर मुझे निकालना है तो हम क्या करने वाले,
अगर मुझे फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल बातें हम यहाँ पर करने वाले। हम बोलेंगे कि जो फोर्स है वो देखो और पर यूनिट मास कितना फोर्स एक्ट होता है वो देखो, वही होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, वही होगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। अब फोर्स की यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दी, फोर्स की, है ना, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दी तो क्या होने वाला है, फोर्स की वैल्यू क्या है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, GMM अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m तो ऑलरेडी है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखो जरा, मास कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर g बचेगा, यहाँ पर m बचेगा, यहाँ पे r का स्क्वायर बचने वाला है और यहाँ पर E बचने वाला है। तो फील्ड का फॉर्मूला ये है, फील्ड का हम इक्वेशन GM अपॉन आर स्क्वायर ले सकते हैं। मतलब किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा ये फील्ड। ओके, उसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये पार्टिकल है, इसने इसका फील्ड बनाया, ओके, तो हम किसी पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ओके, मतलब ये पार्टिकल कहाँ पर है, तो इन्फिनिटी पे है, ये पार्टिकल कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से ये पार्टिकल यहाँ पे इन्फिनिटी है ना, यहाँ पर पार्टिकल कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से हम उसको उठा करके यहाँ पे डालते हैं, तो जो वर्क डन लगता है उस पार्टिकल को वहाँ से उठा करके इस फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क डन होता है, तो उस वर्क डन को वो हम क्या बोलते हैं, उस वर्क डन को बोलते हैं हम पोटेंशियल, है ना। मतलब वो जो वर्क डन है इसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये निगेटिव काम क्यों करता है, क्योंकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और हम इसको धीरे धीरे यहाँ पर ला रहे हैं, तो हम अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, तो ये एनर्जी सारी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन आर, कि मान लो ये पार्टिकल इस पॉइंट से r इतने डिस्टेंस पे है, तो ये माइनस GM अपॉन आर बनने वाला है ना। ये बनता है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस GM अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं, ओके। उसके बाद में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, पूरा वर्क डन, ओके। मतलब हमने उसको पार्टिकल को, मतलब ये पार्टिकल है, मतलब बॉडी है, इसका फील्ड है, और यहाँ पर पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इसको उठाकर हमने यहाँ पे लाया, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, है ना। तो वो करने के लिए हम लेते हैं यहाँ पर u मतलब एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस लेता हूँ मैं माइनस GM अपॉन स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये बन जाती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ऐसा होता है, ओके। इस तरीके से ये हो गया। बाद में इसको मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं, देखो यही क्या है, इसको हम पहले क्या पढ़ते थे, पहले हम इसको पढ़ते थे, हमने अगर वर्क डन किया है, मतलब बॉडी को हमने ग्राउंड से किसी हाइट पर लेके गए, तो उसके अंदर हम एनर्जी तैयार करते थे, वो होती है अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो उसको हम लिखते थे mgh से। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर जाकर के -GM अपॉन r बन चुका है, सेम ही फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर g की वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला अपने को मिलने वाला है। इस फॉर्मूले के अंदर, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम g की वैल्यू रखेंगे तो अपने को यही फॉर्मूला मिलता है, सेम ही है वो, ओके। और वैसे इसको देखा जाए तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m×v लिखा जाता है, m×v। तो m×v, तो यहाँ पर v क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, v क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लिखा था -GM अपॉन r, ओके। तो वही हो गया -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ऐसा यहाँ पर होने वाला है, ओके। ये सारी बातें होने वाली है यहाँ पे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई बात नहीं। इसके बाद में है एस्केप वेलोसिटी, है ना। एस्केप वेलोसिटी का मतलब कैसा होता है, एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की यहाँ पर बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या, कि ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, और फिर अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे पॉइंट, सरफेस पे है ना, यहाँ पर एक बॉडी है, ये अर्थ का सेंटर है, तो मुझे इसको इतने दूर मतलब इसको मुझे ऐसा लॉन्च करना है कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, है ना। तो इसको मुझे एस्केप कर देना है,
तो इसके लिए पूरा फिर डेरिवेशन है कि इसकी इनिशियल एनर्जी है ना, जो इसके पास इनिशियल एनर्जी है तो वही उसकी फाइनल एनर्जी बनने वाली है। और फिर हम बोलते हैं कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी एनर्जी कितनी है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद में फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि हम उसको लॉन्च कर रहे हैं इसलिए। और फाइनल मतलब ये जब अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाएगा तब उसकी एनर्जी कितनी बचेगी, उसके पास जीरो एनर्जी बचने वाली है, उसके पास जीरो एनर्जी बचने वाली है, जीरो एनर्जी है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन एम डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे 1/2 m है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m यहाँ पर बनेगा इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ज़रा, फॉर्मूला बनेगा 1/2 माइनस m इसके वेलोसिटी का स्क्वायर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पर बनेगा g, यहाँ पर बनेगा m, यहाँ पर बनेगा m, यहाँ पर बनेगा r। ओके, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो ज़रा ही, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 1/2 m इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे g है, m है, स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय r है। इस तरीके से काम कर रहा है। और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे छोटा m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसके वेलोसिटी है ना। मतलब देखो यहाँ पर इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बनेगा, g बनेगा, m बनेगा, r बनेगा। ओके, तो इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय r। ये बनने वाला है आपका इक्वेशन। क्लियर है बात, क्लियर है। इस तरीके से काम करता है, यही है ना फॉर्मूला, देखो ज़रा, √2gm अपॉन कैपिटल R है ना, कैपिटल R ये मैंने कैपिटल R। ओके, R मतलब यहाँ पर R ही लेना था क्योंकि अर्थ के सरफेस पे है ना हम, तो ये अर्थ की रेडियस है ना, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ की रेडियस। हे प्रभु, हो ये बनेगा R और फिर ये बनेगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं ना, तो ये बनेगी उसकी इसके वेलोसिटी 2gm अपॉन कैपिटल R, ये बनेगी उसकी वेलोसिटी। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे और उसको हम देखेंगे भी कैसा काम करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी के यहाँ पर पार्टिकल अगर है ना, देखो यहाँ पर अपनी अर्थ है, यहाँ पर अपनी अर्थ है ना, ये अर्थ का सेंटर है और एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऐसा मान लीजिए कि एक पाथ में घूम रहा है, किसी पर्टिकुलर पाथ में यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के अराउंड। तो यहाँ पर बहुत सिंपल बात है कि अगर पार्टिकल ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास में क्या है, एक फोर्स है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r+h है ना। क्योंकि देखो ये अर्थ की रेडियस हो गई और ये सैटेलाइट की हाइट हो गई, तो r+h mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर अगर पार्टिकल मतलब कोई सैटेलाइट अगर घूम रहा है किसी पाथ में तो उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर r+h, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने बोला ये तो सेम है, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। तो हमने बोला कि यहाँ पर f(g) लिया, यहाँ पर मैंने f(c) लिया, ऐसा लिया। अब ऐसा लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल G लिया है, यहाँ पर कैपिटल M लिया है, छोटा m लिया है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा m v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r+h। ओके, r+h। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, छोटा m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमें मिलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मिलेगा यहाँ पर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r+h। ओके, क्लियर हो गई बात।
तो यहाँ पर हम लेते हैं वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, तो ये बन गया अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये बन चुका है अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन चुका है। इसको मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या बन चुका है अपना वी नॉट, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसा फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं, है ना। जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर बनने वाला। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको उठाता हूँ, मतलब जी एम मतलब क्या होगा, जी आर स्क्वायर। जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर का स्क्वायर बनेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनने वाला है, देखो तो ऊपर हमने जी एम लिया, जी एम की जगह पे क्या आएगा, जी आर स्क्वायर आएगा। ओके, ये अर्थ के नियर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि जब सैटेलाइट अगर बहुत क्लोज है, सैटेलाइट अगर बहुत क्लोज है, तो यहाँ पर आर प्लस एच, तो एच की वैल्यू अगर उन्होंने निग्लिजिबल पकड़ ली है ना, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा कि आर प्लस एच की जगह पे एच बहुत जीरो अपने पकड़ लिया, तो ये आर ही बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा जी, देखो यहाँ बचेगा जी आर का स्क्वायर बनने वाला है, और जो जी एम है ना, यहाँ पर जी आर का स्क्वायर है, जी आर का स्क्वायर हमने लिया है, और आर प्लस एच में हमने क्या लिया, मतलब नीचे आर तो आर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, अंडर रूट ऑफ जी आर ये बनने वाला है, तो ये बनेगा अपना वी नॉट। ओके, समझ में आ रहा है, वी नॉट। ओके, ऐसा होता है, अंडर रूट जी आर आने वाला है। चलिए, ऐसा हो, है ना। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की यहाँ पर बात की गई है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, है ना, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट की भाई यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसमें कैसा होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो विषय ऐसा यहाँ पे कि आप ऐसा, मतलब ये अपनी अर्थ है और सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है, तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको मैं लेता हूँ अंडर रूट ऑफ, है ना, जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसा मैं उसको लेता हूँ। यही है ना फॉर्मूला अपना, देखो एक बार, हाँ, जी एम अपॉन आर प्लस एच बराबर। अब मान लीजिए कि इस स्पीड के साथ में ये गोल गोल घूम रहा है, यहाँ से निकला ऐसा पूरा घूम के यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ से निकला और पूरा घूम के वापस आ गया यहाँ पे, है ना। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर प्लस एच, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, आ रहा है समझ में। तो ये बन गया आपका टाइम पीरियड, ये बन गया आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना। इसको थोड़ा मॉडिफाई और भी हम कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हैं हम इस तरीके से कि अगर मैं, देखो 2 पाई को मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ पे 2 पाई को मैं यहाँ पर बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर अंडर रूट बचेगा जी एम, अंडर रूट बचेगा यहाँ पर जी एम। देखो यहाँ पे आर प्लस एच है ना, है ना, ये अंडर रूट यहाँ पर जी एम बचने वाला है, अंडर रूट यहाँ पर जी एम बचने वाला है। और ये देखो यहाँ पे आर प्लस एच है ना, यहाँ पर आर प्लस एच है, इसका पावर में 1, अब ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा आर प्लस एच टू द पावर 1/2, है ना। समझ में आ रहा है, देखो तो हमारे पास क्या बचा, देखो टी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या था, 2 पाई, यहाँ पर आर प्लस एच
और फिर हमने लिया था यहाँ पर अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस एच, ऐसा हमने लिया था। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 पाई आएगा, R प्लस एच की पावर में 1 आने वाला है, R प्लस एच की पावर में 1 आने वाला है, अंडर रूट यहाँ पर GM आने वाला है। और देखो ये ना अंडर रूट R प्लस एच, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये अंडर रूट ऑफ R प्लस एच ऊपर आ गया। मैथमेटिकल रूल्स हैं सारे, मैथमेटिकल रूल्स है। ओके, क्लियर हो गई बात। फिर हम यहाँ पर लेते हैं 2 पाई R प्लस एच, है ना, यहाँ पर है R प्लस एच, इसकी पावर में 1 है, यहाँ पर है R प्लस एच, इसकी पावर में 1/2 है। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में अंडर रूट ऑफ GM। ओके, चलो ऐसा हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि T इज इक्वल टू क्या बनेगा। देखो T इज इक्वल टू क्या बनने वाला है ना, T इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो उधर T, तो 2 पाई हमने लिया, यहाँ पर 2 पाई हमने लिया है, ये R प्लस एच है, ये R प्लस एच टू द पावर 1/2 है। मतलब देखो ये R प्लस एच है ना, 1 प्लस 1/2 क्या होता है ना, देखो 1 प्लस 1/2 मतलब क्या था, 2 प्लस 1 मतलब 3/2, 3/2 अगर है तो उसको मैं लिखता हूँ 3 इंटू पावर 3 इंटू 1/2 लिखता हूँ मैं इसको। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ R प्लस एच की का क्यूब, और इसको मैं अंडर रूट डाल सकता हूँ यहाँ, है ना। और यहाँ पर जो अपना GH है वो तो अंडर रूट में है ही, जो GH अपना है वो अंडर रूट में है ही, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ GM आने वाला है। तो ये बन गया टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमने लिया है टोटल एनर्जी, वेटलेसनेस। ओके, वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, वेटलेसनेस कैसे फील होता है। अब देखो वेटलेसनेस कैसे फील होता है, देखो ज़रा, वेटलेसनेस है ना, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस कैसे फील होता है, देखो ज़रा, वेटलेसनेस कैसे फील होता है, वेटलेसनेस कैसे फील होता है, देखो ज़रा, वेटलेसनेस कैसे फील होता है, ये अभी हम देखने वाले। वेटलेसनेस देखो, पार्टिकल मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है ना, एक सैटेलाइट यहाँ पर है, तो ऐसा पूरा चक्कर लगा रहा है। तो होता ये है कि सैटेलाइट के अंदर मान लो कोई मनुष्य है, तो सैटेलाइट के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रही है, और इवन जो अंदर आदमी बैठा हुआ है उसके ऊपर भी अर्थ फोर्स लगा रही है। तो दोनों के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर वही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। मतलब ये मनुष्य जो है वो सैटेलाइट के अंदर रहे या बाहर रहे, मतलब कोई ये स्पेसक्राफ्ट है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य मान लो कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर या फिर स्पेसक्राफ्ट के बाहर है, इस साइड के ऊपर दोनों के ऊपर एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होने वाला है, तो ये सेम ही स्पीड से उड़ेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म है तो ये मनुष्य यहाँ पर है तो ये प्लेटफॉर्म इसको बैलेंस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी उड़ रहा है और ये भी उड़ रहा है, तो दोनों उड़ रहे हैं, तो दोनों का ये कांटेक्ट में भी आएंगे, फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। इसी को वेटलेसनेस कहते हैं, इसी को वेटलेसनेस कहते हैं। चलो, बाकी तो आपको मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद देख सकते हैं अब ये वेदांतु का पूरा रिजल्ट है। ओके, क्या बोला है, 8 स्टूडेंट स्कोर अबव 99.9 परसेंटाइल MST के अंदर। तो पूरे स्टूडेंट्स हैं, अर्णव अग्रवाल है ना, सुमित देशमुख, सात्विक शेट्टी, मयंक झा, तेजस शिंदे, तीर्थ, हिमानी अग्रवाल, उसके बाद में कल्याणी नागुरे। ओके, तो ये सारे हमारे MST के टॉपर्स हैं, और इनको 99.9 देखो यहाँ पे 99.99 परसेंटाइल इन्होंने लिए हैं। 99.98, 99.96, 99.94, 99.94, 99.93, 99.93, 99.93, ऐसा इन्होंने लिया है पूरा सिलेबस यहाँ पर, इनका पूरा मार्क्स। ओके, लास्ट फ्यू सीट्स लेफ्ट, अवेलेबल 90% स्कॉलरशिप है ना। विक्रमादित्य सर है आपके प्यारे प्रवीण सर। तो प्रवीण सर जो है, तो प्रवीण सर तो पूरा वेदांतु राइट उनके गाइडेंस पे चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑन विजिटिंग योर नियरेस्ट वेदांतु लर्निंग सेंटर बुक अ विजिट, है ना, अगर आपके सराउंडिंग में जो भी वेदांतु का सेंटर है, कहाँ पर है मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर है। तो वेदांतु के सेंटर दिख सकते हैं आप। अगर पुणे की बात करें तो पुणे के अंदर 4 जगह पे है,
PCMC में है, स्वारगेट में है, औंध में है, सिंहगढ़ में, 4 जगह पे पुणे में सेंटर है वेदांतु के। उसके बाद अमरावती, बुल्ढाना, अमरावती में है, बुल्ढाना में है, नागपुर में है, तो विदर्भ में 3 जगह पे है, और अहिल्यानगर, जळगांव, मराठवाड़ा में 2 जगह पे है ना। ऐसी बात, इतनी जगह पर वेदांतु के सेंटर है, समझ रहे हो आप। तो आप यहाँ पर जाकर के टेस्ट दे सकते हो, और अगर आप टेस्ट देते हो, मतलब एडमिशन के लिए अगर जो टेस्ट है वो अगर आप देते हो तो आपको 95% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर रुकते हैं। तो विजय सीरीज़ में हमने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर दिया है, और भी सारे वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। 14 चैप्टर्स है, 14 में से मुझे लगता है ये अपना 4th या 5th चैप्टर है। इसके पहले कौन से हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, मैथमेटिकल मेथड हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, लॉस ऑफ मोशन हो गया, और ये 5वां चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ऐसे अपने टोटल 14 चैप्टर्स है। तो सारे जो है धीरे धीरे उसको मैं अपलोड करवा दूंगा। और जैसे देखो, यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाना वन शॉट में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर ये मेरा सजेशन है कि आप क्या करो, न्यू बैच ले लो आप सब लोग। न्यू बैच के अंदर हम एक चैप्टर को 10-10, 12-12 लेक्चर में पढ़ाते हैं, जिसके अंदर उसका काफ़ी डिटेल में प्रिपरेशन हो जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर आएगा, उसके अंदर अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।